अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, लास्ट लेक्चर चैप्टर 8 का, और इस लेक्चर का नाम है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। डॉपलर्स इफ़ेक्ट क्या है? तो जब सोर्स के बीच में और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जो लिसनर जो साउंड डिटेक्ट करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या उसकी जो पिच होती है वो ओरिजिनल पिच या फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है। इस फेनोमेना को कहते हैं डॉपलर्स इफ़ेक्ट। इसका सिंपल मतलब ये है कि सपोज़ करें आप किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और वो सायरन एमिट कर रही है। तो जैसे ही वो ट्रेन प्लेटफॉर्म के तरफ आएगी तो आप ये देखेंगे कि आप ये फील करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ हो रही है। इस तरीके से जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली जाएगी फिर भी वो सायरन एमिट करेगी और आपको ये लगेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम हो रही है। इस इफ़ेक्ट को कहते हैं डॉपलर्स इफ़ेक्ट। सो डॉपलर्स इफ़ेक्ट क्या है? The apparent change in frequency, the apparent change in frequency due to relative motion between source and listener is known as Doppler's effect। इसको हम कहते हैं डॉपलर्स इफ़ेक्ट। देखें, डॉपलर्स इफ़ेक्ट जो होता है वो सिंपली रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो डॉपलर्स इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो ये मैं लिख लेता हूँ, इफ़ देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, इफ़ देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन then there will be no डॉपलर्स इफ़ेक्ट। और ये जो डॉपलर्स इफ़ेक्ट होगा ये सिर्फ साउंड के लिए वैलिड नहीं होगा बल्कि ये लाइट के लिए भी वैलिड है। सो हम कहते हैं दिस इज़ यूजफुल फॉर, या दिस कैन बी अप्लाइड, दिस कैन बी applied on sound wave as well as on light wave। लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हम आगे जो हैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब डॉपलर इफेक्ट में हम कुछ केसेस कंसीडर करते हैं। तो केस नंबर 1 है, अब हम केसेस कंसीडर करेंगे। केस नंबर 1 है when listener is moving and source is stationary, ठीक है। when listener is moving and source is stationary, सोर्स मतलब समझें कोई लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर पड़ा हुआ है और एक सोर्स है, एक हमारा लिसनर है, ये समझे लिसनर है। ये किसी ना किसी स्पीड के साथ ये इस सोर्स को अप्रोच भी कर सकता है, सोर्स से दूर भी जा सकता है। तो हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। केस नंबर ए हम करेंगे व्हेन लिसनर इज अप्रोचिंग द सोर्स। जब लिसनर जो है सोर्स को अप्रोच करेगा तो इस केस में क्या होगा? इस केस में लिसनर जो है जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। वो लिसनर जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो हम लिखेंगे इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाई ऑब्जर्वर। फ्रीक्वेंसी की जगह आप जो है पिच भी लिख सकते हैं। पिच डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्वर या लिसनर विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल पिच ऑफ साउंड, ठीक है।
अब ये बात तो हमें पता चल गई कि जब लिसनर जो है सोर्स के करीब आएगा तो वो जो फ्रीक्वेंसी या पिच जो डिटेक्ट करेगा वो ओरिजिनल से ज़्यादा होगी। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, अब हम एक फार्मूला बताना चाहते हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकें। तो फार्मूला है न्यू डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय न्यू नॉट। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर है, समझ लें। न्यू डैश का मतलब होगा अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी या अपीयरेंट पिच जो वो डिटेक्ट करेगा, और न्यू नॉट का मतलब होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, और V का मतलब होगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो साउंड की स्पीड होगी, जैसे 332 या 340 जो भी होगी, और VO का मतलब होगा स्पीड ऑफ लिसनर की स्पीड। लाजमी है ये लिसनर जब सोर्स को अप्रोच करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। इसी तरीके से अब हम दूसरा केस करेंगे, और दूसरा केस है कि व्हेन लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। जब लिसनर जो है सोर्स से दूर जाएगा, जब दूर जाएगा तो कॉमन सेंस है अब जो इसकी जो पिच होगी यानी जो पिच अब डिटेक्ट करेगा वो ओरिजिनल से कम होगी। सो पहली पॉइंट तो ये है द पिच ऑब्जर्व्ड बाय लिसनर, द पिच ऑब्जर्व्ड बाय द लिसनर विल बी लेस देन ओरिजिनल पिच ऑफ साउंड या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। और इस केस में हमारा फार्मूला होगा न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय न्यू नॉट। ठीक है, अब एक बात तो तय हो चुकी है कि ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमने माइनस लगाई है और यहाँ पे हमने प्लस लगाई है। तो याद रखिएगा जब हमारा लिसनर अप्रोच करेगा तो हम प्लस की साइन देंगे, जब लिसनर हमारा सोर्स से दूर जाएगा तो माइनस की साइन देंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसके बाद केस नंबर 2 है हमारा। केस नंबर 2 में क्या है कि व्हेन लिसनर या व्हेन सोर्स इज मूविंग, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज स्टेशनरी। अब सोर्स मूव करेगा और लिसनर जो है वो हमारा स्टेशनरी होगा। यानी अब आप ऐसे समझें ये हमारा एक लिसनर है और ये एक जो है गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर कोई लाउड स्पीकर पड़ा हुआ है। अब ये गाड़ी जो है इस लिसनर के करीब आ रही है। जब ये करीब आएगी तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से जो है सपोज करें अगर ये हमारा लिसनर है, ये सोर्स है, तो यहाँ से वेवलेट्स निकलेंगे। जब यहाँ से वेवलेट्स निकलेंगे, ये सपोज करें वेवलेट्स निकल रहे हैं, तो इस तरीके के वेवलेट्स होंगे। तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस केस में क्या होगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग्स जो वेव्स होंगी ना, इनका जो डिस्टेंस यानी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी। जैसे ही ये सोर्स है बेसिकली, जैसे ही ये सोर्स लिसनर के करीब जाएगा तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में फासला जो है वो कम होता जाएगा, यानी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी जब ये इसको अप्रोच करेगा। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब है हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो केस मैं बता रहा था, ये केस क्या था, व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग या मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, इस केस में जो डिस्टेंस है कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी हम कहेंगे वेवलेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ विल बी डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज,
फ्रीक्वेंसी वो जो हमारा लिसनर जो है डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे उसका फार्मूला होगा न्यू डैश वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाय न्यू डॉट, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आपका सोर्स मूव करेगा ना तो वेवलेंथ में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आएगी, पर जब आपका लिसनर मूव करेगा ना तो लिसनर के मूवमेंट में वेवलेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वेवलेंथ में डिफरेंस तब आएगा जब सोर्स मूव करेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट इसका होगा व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम, when source is moving away from stationary listener, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ देखें, सपोज करें ये हमारा जो ऑब्जर्वर, ये जो लिसनर है वो A है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं लिसनर B रख लूँ, ठीक है, या मैं B लिसनर यहाँ पे रख रहा हूँ, ये लिसनर B है, तो इसका मतलब है कि ये सोर्स लिसनर ए को अप्रोच कर रहा है, तो ये वाला जो लिसनर होगा वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा और ये वाला जो लिसनर होगा वो कम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। अगर आप देखें तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में अब जो फासला है वो बढ़ रहा है, इस तरीके यहाँ से दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में फासला बढ़ेगा और इस साइड में दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में फासला कम होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो होगा वो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ विल बी इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज, यानी जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा v प्लस वी एस मल्टीप्लाइड बाय न्यू नॉट। अब इस फार्मूले को भी आप समझ गए हैं, यानी जब सोर्स की बात होगी तो सोर्स का जो हिसाब किताब होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। अगर सोर्स अप्रोच करेगा तो माइनस की साइन आएगी और अगर सोर्स दूर जाएगा तो प्लस की साइन होगी। लिसनर का हिसाब किताब न्यूमिनेटर में होगा, जैसे देखें यहाँ पे लिसनर का हिसाब किताब न्यूमिनेटर में होगा। लिसनर अगर करीब जाएगा तो प्लस की साइन, लिसनर अगर दूर जाएगा तो माइनस की साइन। इस तरीके से अगर सोर्स है तो सोर्स का हिसाब किताब डिनोमिनेटर में होगा, सोर्स अगर करीब जाएगा तो माइनस की साइन, दूर जाएगा तो प्लस की साइन। अब हम यहाँ पे एक केस डिस्कस करेंगे, केस नंबर 3, व्हेन बोथ आर मूविंग, जब दोनों मूव कर रहे हैं। इस केस में केस नंबर A है व्हेन बोथ आर अप्रोचिंग, व्हेन बोथ आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट यू से अबाउट वेवलेंथ, तो यकीनन वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सोर्स जो है मूव कर रहा है। सो वेवलेंथ विल बी डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एंड फ्रीक्वेंसी विल बी increase, means apparent frequency will be greater than original frequency। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत आसान है भाई। लिसनर का हिसाब किताब कहाँ होता है, ऊपर, और लिसनर करीब जा रहा है तो प्लस की साइन। सोर्स का हिसाब किताब कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में, और अगर सोर्स करीब जा रहा है तो माइनस की साइन, ये मैंने पहले बताया, और मल्टीप्लाइड बाय न्यू नॉट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। इसी तरीके से हम इसका दूसरा केस बना सकते हैं। दूसरा केस क्या है, when both are moving away from each other, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इस केस में आप क्या कहेंगे, इस केस में आप कहेंगे वेवलेंथ विल बी इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी।
और अब आप फार्मूला खुद बना सकते हैं। सोर्स दूर जा रहा है और लिसनर दूर जा रहा है तो माइनस की साइन, सोर्स दूर जा रहा है तो प्लस की साइन, मल्टीप्लाइड बाय न्यू डॉट। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले बन गए। तो आप इन फार्मूले को अच्छे तरीके से नोट करें, तो फिर हम आगे इस टॉपिक को और डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डॉपलर्स इफेक्ट में आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ पे हमें एक टर्म मिली हुई है जिसको हम कहते हैं मेक नंबर। ठीक है, तो मेक नंबर क्या होता है? तो हम कहते हैं कि मेक नंबर इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो मेक नंबर बेसिकली जो है, आपके बुक में इसका फार्मूला उल्टा लिखा हुआ है, यानी गलत लिखा हुआ है। यह है VS/V, यानी हम कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब मेक नंबर जो होता है, मेक नंबर हम कहते हैं ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ये लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर मेक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद द स्पीड दैट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा उसको सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे पास है? तो यस, जैसे जेट F-16 हमारे पास है। जेट F-16 आपने सुना होगा, एयरफोर्स के पास होता है। तो उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। तभी आपने देखा होगा कि जब आपको साउंड सुनाई देता है तो आप देखते हैं ऊपर कि भाई कहाँ है जेट, तो वो कहीं किसी और जगह होता है, क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। बात मेरी समझ में आ रही है? ये वही बात है जैसे आप देखते हैं लाइटनिंग जो होती है वो आपको दिखाई पहले देती है और उसका साउंड जो है वो बाद में सुनाई देता है। वो भी इसीलिए क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ठीक है ना? तो और अगर m लेस देन 1 होगा तो हम इसको कहेंगे सबसोनिक ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इससे कम है। याद रखिएगा, जब सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट मूव करते हैं ना तो एक शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं। शॉक वेव क्या होती है? What is shock wave? When supersonic objects are moving in air produces a shock wave। शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी जेट F-16 यहाँ से गुजरता है तो एक किस्म की साउंड वेव यानी शॉक वेव क्रिएट होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। सो एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट यानी हम डॉपलर इफेक्ट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर दी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट को मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखें, थोड़ा सा समझें। एक हमारे पास सपोज करें ये एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट ये हमारी अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ पे ये स्टेशन है जिससे हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये सैटेलाइट एक किस्म का जो है रेडियो सिग्नल इमिट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रेडियो सिग्नल इमिट कर रही है, अगर ये हमारी अर्थ के नज़दीक आएगी तो हम जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेंगे वो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे हम जो है एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करेंगे या ऐसी हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से होगी। सपोज करें अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10,000 है और यहाँ पे भी हमने 10,000 जो है
सिग्नल उसका क्रिएट कर दिया है। यहाँ से जो हमें सिग्नल रिसीव होगा हम उन दोनों सिग्नल को आपस में मिक्स कर देंगे। अगर ये सैटेलाइट हमारी अर्थ के करीब आएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे वो 1000 से ज़्यादा होगी। जब 1000 से ज़्यादा होगी, सपोज करें अगर वो 1010 है, जब वो 1010 है तो क्या करेगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मिक्स होगी तो ये बीट्स प्रोड्यूस करेंगी। तो जैसे ही ये बीट्स प्रोड्यूस करेंगी तो हम रियलाइज़ करेंगे, बीट्स की मदद से हम रियलाइज़ करेंगे कि ये सैटेलाइट हमारी अर्थ के करीब आ रही है या हमारी अर्थ से दूर जा रही है। तो फिर विद द हेल्प ऑफ बीट्स वी कैन मॉनिटर। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं इट इज़ यूज टू डिटेक्ट या इट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स बाय ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, आप देखते हैं हाईवे पे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हाईवे पे जो पुलिस होती है, पेट्रोलिंग पुलिस जो होती है, उसको पता चल जाता है कि ये वाली जो व्हीकल है ये कम स्पीड से जा रही है या ज़्यादा स्पीड से जा रही है। होता क्या है, देखें अगर ये यहाँ पे सपोज करें ये पुलिस वालों की जो है गाड़ी है, ठीक है, और इस तरीके से सपोज करें ये जो है ये कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। अब ये यहाँ से क्या करेंगे, एक सिग्नल को इमिट करेंगे। ठीक है, ये इस सिग्नल को इमिट करेंगे और फिर सिग्नल यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसको मिलेगा। अगर इसकी स्पीड जो है वो डिज़ायर वैल्यू में होगी तो फिर यहाँ पे कोई बीट प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर बीट प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर यहाँ पे सिग्नल रिसीव करने के बाद अगर बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो है वो डिज़ायर स्पीड से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फिर इस हिसाब से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी हम डॉपलर इफेक्ट जो है यूज़ करते हैं। अच्छा, एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको कहते हैं रेडार सिस्टम। सो इट इज़ यूज्ड इन रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम, अच्छा, सबसे पहले रेडार क्या है, तो रेडार एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि ये जो एरोप्लेन आ रहा है ये हमारी अपनी कंट्री का है या किसी दुश्मन की कंट्री का है। जैसे ये जो है मिलिट्री वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि ये जो एरोप्लेन आ रहा है या ये जो हमारे पास जेट आ रहा है ये किसका है, अपना है या किसी और का है। रेडार का एब्रीवेशन आपको याद करना चाहिए। रेडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडार में हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं और इन रेडियो वेव्स की मदद से हम डिटेक्ट करते हैं। सो रेडार इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट दी, या ऐसे लिख लें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोप्लेन्स, या इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है VOR सिस्टम। VOR सिस्टम में भी हम डॉपलर इफेक्ट यूज़ करते हैं। VOR का मतलब क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज, बेसिकली हम इसमें वेव्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये गाइड सिस्टम होता है, ये एयरपोर्ट्स पे लगा होता है जो एरोप्लेन को गाइड करता है, किसी एयरपोर्ट की लोकेशन बताता है। सो इट इज़ अ सिस्टम which is installed on airport to guide the एरोप्लेन को जो है गाइड करता है। और ये जो VOR है, VOR में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 30 से लेकर 300 तक होती है। आपसे एक क्वेश्चन इंटीरियर्स में कर सकते हैं कि VOR की फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, तो ये होती है। उसके बाद हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड।
साउंड आपने सुना होगा, ये मेडिकल पर्पस के लिए होता है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। एक्सरेज जो होते हैं वो डेंजरस हैं, हम एक्सरेज की मदद से भी डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके साथ क्या इशू है। और हम आजकल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो अल्ट्रासाउंड है, इसकी मदद से भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है वो सेफ़ है क्योंकि एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस यूज़ करते हैं तो वो हमारे सेल को आयोनाइज कर सकते हैं, उसको रप्चर कर सकते हैं और जो है वो डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम अल्ट्रासाउंड की टेक्निक जो है यूज़ करते हैं। सो अल्ट्रासाउंड में भी डॉपलर इफेक्ट यूज़ होता है। एक लास्ट में एक एप्लीकेशन सुन लें जिसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। एक टर्म होता है रेड शिफ्ट, एक टर्म होता है ब्लू शिफ्ट। ये एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है। देखें, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ में हमारी कोई स्टेशन है, ये कोई प्लेनेट है या ये कोई स्टार है। ये स्टार लाइट इमिट करता है और इसकी लाइट का हम अर्थ पे बैठकर स्पेक्ट्रम देखते हैं। अगर ये स्टार हमारी अर्थ के नज़दीक आता है तो ये जो रेडिएशन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ कम होगी और टेक्निकली हम इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। जब हम कहेंगे ना कि इस स्टार एक्स में ब्लू शिफ्ट आ रहा है, इसका मतलब है ये स्टार हमारी अर्थ के करीब आ रहा है। तो ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या है? व्हेन अ स्टार बॉलीवुड स्टार नहीं, ये वाला स्टार, when a star is approaching to the earth, it is known as blue shift। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? अगर ये स्टार हमारी अर्थ से दूर जाएगा ना तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ये जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब होगा when a star is moving away from earth, it is known as red shift। तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट ये है। लास्ट में आपका टॉपिक है एक्वेस्टिक्स। व्हाट इज एक्वेस्टिक्स? तो डेफिनेशन तो आपने सुनी होगी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज, या ऐसे लिख लें, द प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। यानी इसमें हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं कि भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि अच्छा साउंड क्या होना चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसमें ट्रांसमिशन के हवाले से भी पढ़ते हैं। सो एक्वेस्टिक्स जो होती हैं, जैसे लास्ट में आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो एक बात होता है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इको। तो इको क्या है? तो जब साउंड किसी भी, याद रखिएगा, ये अगर यहाँ पे ये सोर्स है, अगर ये सोर्स है, ये साउंड को इमिट कर रहा है तो ये साउंड जाएगा, और साउंड जब किसी भी सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो ये साउंड हमें दोबारा सुनने में आएगा। इसको हम कहते हैं इको। सो इको क्या है? इको रिपीटेशन है। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड। यानी मैंने एक बात की, शाउट किया, और वही शाउट मैंने दोबारा सुना तो मैं कहूँगा इको प्रोड्यूस हो रहा है। एक होता है रीवर्बरेशन। रीवर्बरेशन जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। रीवर्बरेशन का मतलब होता है वो साउंड हमारे को कंफ्यूज कर देती है। रीवर्बरेशन क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो साउंड किसी भी ये पॉलिश सरफेस के साथ स्ट्राइक करके ओरिजिनल साउंड में मिक्स हो जाता है और वो कन्फ्यूजन प्रोड्यूस करता है। तो रिवर्बरेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, इको प्रोड्यूस करने के लिए एक कंडीशन होती है। तो याद रखिएगा इको क्या है? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इको हमेशा रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। द मिनिमम distance for observing echo is 17 मीटर। ये मैं कैसे कैलकुलेट किया 17 मीटर? देखें, हमारे जो कान है इसमें ये प्रॉपर्टी है कि हमारा जो साउंड होता है वो 1/10 सेकंड तक रिटेन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इको तभी सुन सकते हैं जब हमारा साउंड 1/10 सेकंड के बाद वापस आ जाए।
अगर 1/10 सेकंड के बाद वापस आ जाए तो आप जब फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू एस इंटू टी, पर यहाँ पे दो डिस्टेंस ट्रेवल होंगे, एक जाने के लिए एक वापस आने के लिए, तो इसलिए मैं लिखूंगा वेलोसिटी का फार्मूला होता है, या मैं इसे लिख सकता हूँ 2s v इंटू टी। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, साउंड की स्पीड कितनी होती है, लेट सपोज 20 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 20 सेल्सियस टेम्परेचर पे, या सपोज कर लेता हूँ मैं साउंड की स्पीड 340 है, ठीक है, और ये टाइम कितना होना चाहिए 0.1, क्योंकि मखसूस टाइम ये होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको करेंगे 170 ये इससे कैंसिल, तो तकरीबन कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। और इको की इक्वेशन याद रख लीजिएगा, s इज इक्वल टू v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल में आपसे क्वेश्चन देंगे आपको कि एक बंदा है जो अपना इको सुन रहा है, सपोज करें 2 सेकंड के बाद, तो बताओ कि वो जो ये जो आपका सरफेस है ये इससे कितनी दूरी पर है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद होती है गुड कंडीशंस, ठीक है, या कंडीशन फॉर गुड एक्वेस्टिक्स, ये आप देख लीजिएगा, कंडीशन फॉर गुड एक्वेस्टिक्स। तो गुड एक्वेस्टिक्स में पहली कंडीशन तो ये होती है, हम कहते हैं कि हम जो भी बात कर रहे होते हैं हमारे साउंड की इंटेंस लाउडनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कम से कम 60 dB होनी चाहिए। सो लाउडनेस ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट, ठीक है, एक अच्छी कंडीशन ये है, शुड बी सफिशिएंट। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे जहाँ पे भी हमारा सपोज करें अगर कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो उस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम क्या करेंगे कि हम इको को या रिवर्बरेशन को मिनिमाइज़ करना चाहेंगे। तो रिवर्बरेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम पोरस मटेरियल रखते हैं, या वहाँ पे हम जो हैं पर्दे वगैरह यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि साउंड हमारा एब्जॉर्ब हो जाए। अगर साउंड हमारा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रिवर्बरेशन होगी, जब रिवर्बरेशन होगी तो हमारा साउंड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, हमें सही सुनने में नहीं आएगा। तो इसीलिए अच्छा, जब कोई भी हम हॉल बनाएंगे, कोई भी हम ऐसा हॉल बना रहे हैं जहाँ पे हम लेक्चर देने जा रहे हैं, तो उसमें हम जो हैं पर्दे वगैरह भी यूज़ करेंगे, पोरस मटेरियल भी यूज़ करेंगे, ताकि साउंड हमारा एब्जॉर्ब हो सके, ताकि रिवर्बरेशन जो हो वो ना हो सके। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप अपने बुक में से भी देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। अब मैं इस पे 2-3 MCQs करूँगा, पहले आप नोट कर लें। अच्छा, आप ये कुछ MCQs देख लें। When a train is whistling and approaching the observer, the frequency and pitch will be, तो डेफिनेटली ये इंक्रीज होंगे क्योंकि ट्रेन जो है वो करीब हो रही है। The Doppler effect can be applied on, तो Doppler effect हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। A train is moving, ये न्यूमेरिकल है। A train is moving with a speed of 72 km/h towards a stationary listener and emitting a tone of 900 Hz. Find the frequency detected by listener. तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सोर्स मूव कर रहा है और अप्रोच कर रहा है तो माइनस की साइन होगी, ठीक है। इस केस में v स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने दी है 320 और आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 900, तो 320 ये 300 होगा, ये 900 1 टाइम और 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है डैश इज यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन वाटर। ये थ्योरी में बताना मैं भूल गया, एक सोनार सिस्टम होता है वाटर के अंदर जो है वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सही तरीके से काम नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे हम साउंड वेव्स यूज़ करते हैं। उस सिस्टम को कहते हैं सोनार। सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और सोनार में हम जो है अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। बहरहाल दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन वाटर, दैट इज़ कॉल्ड द सोनार।
और दूसरा क्वेश्चन है इन सोनार डैश इज यूज। तो सोनार बेसिकली एक अल्ट्रासोनिक वेव है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेप्थ ऑफ सी इफ इको इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 0.2 सेकंड, टेक स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1000 मीटर पर सेकंड। डेप्थ फाइंड करनी है तो मैंने फार्मूला बताया था v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। वेलोसिटी आपको दी जा रही है 1000, टाइम दिया जा रहा है 0.2 डिवाइडेड बाई 2। ये 1 होगा, ये 0.1, तो ये 100 मीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।